चालू करते हैं। मध्य प्रदेश के वन चल रहा था आज अपने को चैंपियन वाला जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ वाला वनों का वर्गीकरण पढ़ना था। ठीक है, कौन कौन सा वर्गीकरण होता है इसके अकॉर्डिंग? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, सिर्फ पर्णपाती को पतझड़ इन्होंने कर दिया है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर तीसरा आता है कटीले वन और चौथा आता है उपाद्र वन। ये दोनों कटीले वन और उपाद्र वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है अभी देखेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडस, हिंदी में पेपर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह वन बैतूल शहडोल रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना, मतलब बैतूल और शहडोल को जोड़ने वाली रेखा होती है उसके नीचे वाली, मतलब कौन कौन से जिले आ जाएंगे? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल। तुम तो याद रख लेना, ये जो अपन मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं ऐसा 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 करके, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो नीचे जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है अपना कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है ना, मतलब जहां पे क्या है, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं उपवर्ग इसके अगर करें तो अल्प आर्द्र, आर्द्र मिश्रित वन और आर्द्र प्रायद्वीप। ये सब याद नहीं रखना अंदर का ना, बस ये इसके विशेष में याद रखना। यह वृक्ष, यहाँ के वृक्ष केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। यह अधिपादप सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन होते हैं। यह वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखो ये भैया एमपीपीएससी के किसी एग्जाम में आया है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कौन में वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना है भैया अपने, ओवैसे नाम में आर्द्र आ रहा है मतलब ये क्या है, ज्यादा वर्षा वाले एरिया में रहेगा। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये बैतूल शहडोल वन पेटी के उत्तर में, मतलब ये जो है ना ऊपर वाले पार्ट में स्थित होती है, इधर वाले पार्ट में। ठीक है ना, जहां यहाँ वाले में ये कौन कौन से जिले, जैसे कि बैतूल हो गया, होशंगाबाद, नर्मदापुरम हो गया, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वाले जो वनव्रत हैं, ये वाला एरिया, इन सब एरिया में आ जाए। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन यही पाए जाते हैं। अपन ने जब वो भी देखा था, जब मध्य प्रदेश का वो वाला ये वाला क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, कहाँ गया ये वाला है ना, तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन यही पाया जाता है, जिसमें सागौन पाया जाता है ना, बीच में मैक्सिमम पार्ट इसी में पाया जा रहा है। ठीक है, वहां भी अपन ने देखा था, यहाँ भी जो होता है मैक्सिमम कौन से वन होते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन अपने पास सबसे ज्यादा होते हैं। ये भी एमपीपीएससी 2024 में कोई से पेपर में आया था। इस वन समूह में मुख्यतः सागौन पाया जाता है, तो याद रख लेना सागौन कौन से? शुष्क पतझड़ वन में, शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। कटीले वन देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है, फलतः शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियां युक्त होती है ना। तो कटीली झाड़ियां कहाँ? चंबल की घाटी में ऐसे वन स्थित होते हैं। चंबल वाला पार्ट जो है अपना, वहां पे क्या होते हैं? कटीली झाड़ियां या थॉर्न फॉरेस्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? चंबल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, फिर आता है उप आर्द्र पहाड़ी वन, इसको सेवेल्पाइन माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यह सीमित वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, सतपुड़ा की ऊंची चोटी और पचमढ़ी के पास ही वन फैलते हैं ना। उपाद्र मतलब बहुत ज्यादा गीले वक्त जहाँ पे पाए जाते हैं ना, तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी या ऐसे मान लो पचमढ़ी वाले एरिया में ये पाए जाते हैं ना। पचमढ़ी में जो वन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? उपाद्र पहाड़ी वन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन देख लिया अपन ने, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन देख लिया, कटीले वन देख लिया और उपाद्र पहाड़ी वन देख लिया। किसके अकॉर्डिंग? ये हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ के अनुसार वनों का वर्गीकरण अपन ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो वन विभाग के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक होता है अति सघन वन, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट जिसको अपन बोलते हैं। एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और एक होता है खुला वन या ओपन फॉरेस्ट। तो ऐसे वन जहां पर पेड़ केनोपी का घनत्व 70% हो, मतलब जितना पूरा एरिया हो, मान लो ये पूरा एरिया है, इसके 70% एरिया में क्या फैले गए हो? पेड़ फैले गए हो। ठीक है ना, मतलब क्या पेड़ दिखते हैं ना और जमीन बहुत कम हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। परसेंटेज याद रखना भैया, 70% से ज्यादा एरिया किससे है? अपना पेड़ पौधों से, या पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेड़ से घिरे होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं भैया? डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 7,021 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन पाए जाते हैं या डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत कम एरिया, लगभग 2.28% एरिया जो होता है कुल वन क्षेत्र में से, वो क्या होता है? अति सघन वन वाला होता है। ठीक है, फिर आता है मध्यम सघन वन, मॉडरेटली फॉरेस्ट, जहां पे पेड़ का केनोपी जो होता है 40 से लेके 70% होता है। कैसा होता है? 40 से लेके 70% तक होता है।
उन्हें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या मध्यम सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 11% मतलब 10.87% होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2 वन देख लिया अपन ने, डेंस फॉरेस्ट जो 70% से ज्यादा अपना क्या है वन वहां पे है, सॉरी पेड़ पौधे वहां पे लग रहे हैं। और मध्यम सघन वन में देखा जिसमें 40 से लेकर 70% अगर पेड़ पौधे लग रहे हैं तो उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट अपन ने देखा। ठीक है ना, लगभग 2% एरिया में डेंस फॉरेस्ट है एमपी में, और लगभग 11% एरिया में क्या है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। अब आते हैं ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे वन जहां पर पेड़ का केनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, उसे अपन क्या कहते हैं खुले वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खुले वन पाए जाते हैं, जिसको लगभग मध्य प्रदेश के कुल वन का 11.85%, मतलब लगभग सबसे ज्यादा ना 12% खुले वन मध्य प्रदेश में है लगभग। ठीक है ना, 10% से कम केनोपी घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य प्रदेश में झाड़ियां बहुत ज्यादा है, श्रेष्ठ बची हुई साली क्या होती है, सारी क्या होती है झाड़ियां ही होती है। ठीक है ना, फिर अपन देखते हैं तो क्लास मध्य प्रदेश के वनों की सघनता के आधार पर इन्हें भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट है कि अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में, 2.28% है। मीडियम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, लगभग 11% है। खुले वन कितने हैं, लगभग 12% है ना, 11.85% है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्रफल याद नहीं करना, नहीं होगा अगर संख्या, बस ये कर लो। 7,000 वर्ग किलोमीटर लगभग क्या है डेंस फॉरेस्ट है, 33,000 क्या है मॉडरेटली है, और 36,000 क्या है खुले वन है। टोटल कितना है भैया अपना 77,000, मतलब 77,077 वर्ग किलोमीटर अपने पास इन जो सब क्लास अपन ने की गई है उतना वन का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, बस याद रखना है किसके वन विभाग के आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपने से ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज हेरी या चैंपियन सेट वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रकार के वन कौन से पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन में दे देगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन और उपाद्र वाले, इसमें से एक अपने को टिक करना होगा। चल, अब आते हैं वन से इकोनॉमी में देखते हैं तो प्रमुख वन उत्पाद जो अपन बेचते हैं, वनों से संबंधित संस्थान देखेंगे, वन संबंधी योजनाएं, वन संबंधी इकाई, मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट देखेंगे, और ललन टॉप तक ऐसे करके कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे अपन। तो प्रमुख वन उपदा क्या होती है, तो उसमें वन से अपने को सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है, पेड़ प्राप्त होता है, फर्नीचर बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन वन होता है, अपन ने देखा तो भैया लगभग 20% सागौन है। साल देखा तो जो लगभग 4% है, बाकी बांस बांस भी मिलता है मध्य प्रदेश को। गौड़ वन संपदा जैसे तेंदुपत्ता के पत्ते मिलते हैं, लाख, खेर, हर्रा जिससे दवाइयां मिलती है, महुआ जिससे दारू बनती है, ये सब अपने को गौण वन संपदा और मुख्य वन संपदा मिलती है। फिर अपन देखते हैं सबसे पहले सागौन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन क्या होते हैं, सागौन होते हैं। लगभग 20% एरिया में सागौन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। बोरी घाटी या हरदा नर्मदापुरम में सर्वाधिक सघनता इसकी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर साल सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया, पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। बांस इंदौर के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया, अपन ने 3-4 बार पढ़ लिया भैया। ठीक है ना, बांस का शोरूम बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस कहाँ पे, बालाघाट जिले में मिलते हैं। ठीक है ना, बांस का शोरूम इंदौर में, बालाघाट सबसे ज्यादा कहाँ मिल बांस सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, बालाघाट में। बांस की प्रजातियां बालकोवा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। एक बालकोवा टाइप की बांस होती है स्पेशल, सतना उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे भैया, सतना में है। इतना सब नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन 3 जुलाई 2013 को, ये भी नहीं याद होगा भैया इतना। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है ना, याद हो जाए तो ठीक है, वरना याद रखना बांस से संबंधित संस्थाएं 2013 में चालू की गई थी। अपने को बस ये वाला पेपर में आएगा। बांस का शोरूम कहाँ पे स्थापित है, सरकारी इंदौर में स्थापित है। ठीक है, फिर आता है तेंदुपत्ता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान होता है। मध्य प्रदेश के लोग बीड़ी भी बहुत पीते हैं वैसे भी। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में तेंदुपत्ता सर्वाधिक पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता का वास्तविक नाम, वानस्पतिक नाम नहीं पूछेगा अपने से। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा है, जो देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग क्या है 25% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्ते, ये सब नहीं पूछा जाता ना, बस मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता ज्यादा होता है, ये याद रख लेना। वार्षिक उत्पादन कितना है इसके, 50 लाख मानक बोरा है। याद कर लो तो ठीक है, और नहीं हो भी। अभी अगर तुम लोगों ने कल परसों एमपीपीएससी का पेपर हुआ, सब लोगों में आशा करता हूँ वो पेपर के क्वेश्चन लगाए होंगे ना, तो पैटर्न पता चल गया वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतने मतलब उस वाली पीएससी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए ना, हालांकि थोड़े उससे जनजाति से डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन भूगोल वूगोल के तो इजी क्वेश्चन थे, अपने से बन रहे थे ना सारे, इसलिए ज्यादा डिटेल में पढ़ने का वो नहीं करना है। लाख प्राप्त होता है भैया
लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम क्या होता है? लेसिफर लक्का होता है, अपन पढ़ ही रहे हैं भैया। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना, याद रख सकते हैं भैया। लाख जो होते हैं ना, दादी अम्मा जो होती है ना, एक उम्र होने के बाद लाख की चूड़ियां पहनती है, ठीक है ना, लाख की चूड़ियां पहनती है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है, सबको पता है भैया। लाख का उद्योग क्या करते हैं? चूड़ियां बनाने में। बहुत आजकल तो लड़कियां पहनती नहीं, जो अपने वाला मम्मी और दादी लोग जो होते हैं वो लाख की चूड़ियां ही पहनते हैं, ठीक है ना। इधर जयपुर में बड़ी अच्छी लाख की चूड़ियां बनती है भैया, हाथों हाथ जो नाप से बना के अपनी डिजाइन पसंद करके बनाई जाती है, ठीक है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। हरित की देखते हैं। छिंदवा मंडल वाला क्षेत्र में अपना हरित की पाया जाता है। त्रिफला में हर्रा, बहेड़ा, आंवला का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है। अपने को बताने की आवश्यकता नहीं भैया। ये हर्रे का उपयोग चमड़ा शोधन में भी किया जाता है। हर्रे का वास्तविक नाम, वानस्पतिक नाम टर्मेनिया चेबुला होता है। महुआ, इसका वानस्पतिक नाम मधुआ, नहीं याद रखना है। कहाँ महुआ पाया जाता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, इन सब जिलों में पाया जा रहा है। इसका उपयोग कच्ची शराब व औषधि बनाने, सबको पता है भैया, महुए की दारू कच्ची शराब बनती है, गांव में सब लोग यही पीते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ती मिलती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। मारे डालेंगे भैया। मध्य प्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को राजपत्र मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा अधिनियम 2023 जारी किया गया है। कुछ तो जारी किया भैया, मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023। खेर वृक्ष बानमोर में सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया। कत्था कारखाना भी मैंने 1000 बार पढ़ चुके हैं। खेर की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। शिवपुरी मुरैना के बानमोर में कत्था बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। गोंद फिर देखते हैं। बबूल, अचार, कुसुम, धवड़ा, सेनियल आदि से प्राप्त होता है। क्षेत्र कहाँ पे मिलता है? गोंद पूरे मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी में मिलता है। मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है, एक अरेबिक गोंद और एक कुल्लू गोंद, ठीक है ना। अरेबिक गोंद खाने योग्य होती है, मिठाई में इसको डालते हैं। और कुल्लू गोंद जो होती है बेकरी में केक पेस्ट्री बनाने में यूज करते हैं। भल्ला तक देखते हैं। भिलाला, इसका उपयोग स्याही या इंक बनाने में किया जाता है काले रंग के कारण। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पे? छिंदवाड़ा में, याद रख लेना भैया। भिला भल्ला तक से अपन क्या बना रहे हैं? काले कलर की स्याही बना रहे हैं छिंदवाड़ा में। रेशम, मध्य प्रदेश में मालबेरी, टसर, ईरी पाई जाने वाली रेशम की प्रजाति है। सिल्क टेक पार्क का उद्देश्य कुछ नहीं पूछा जाता ना, ये सब इतना डिटेल का नहीं पूछा जाता है। बस तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण एक याद रखना, किसका राष्ट्रीयकरण हुआ ये नहीं याद रखना। मध्य प्रदेश का टिपिकल होता है तेंदुपत्ता, तो 1964 में, कब? 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ, इतना बस याद रखना। सारा याद करने जाओगे तो पागल हो जाओगे। 1964 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक। वन से संबंधित संस्थान बहुत ज्यादा है, नहीं याद करने अपने को, कुछ कुछ बस याद करने। तो राज्य वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, बहुत बड़ा बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? जबलपुर के क्या ले, जबलपुर के खमरिया वाले एरिया में बना हुआ है। कब बना है नहीं याद रखना, बस मध्य प्रदेश, सॉरी, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। मध्य प्रदेश में वन पे रिसर्च कहाँ पे हो रही है? जबलपुर में होगी, इतना याद रखना है, ठीक है। वन विकास निगम नहीं याद रखना है। पहला वन महाविद्यालय, ये याद रखना भैया अपने को। पहला वन महाविद्यालय कहाँ बनाया अपन ने? बालाघाट में बनाया है। कहाँ बनाया है? बालाघाट में, ठीक है ना। वन प्रबंधन संस्थान ताज के सामने जो है अपना, वो भोपाल में भैया, सबने नाम पढ़ा हुआ है फॉरेस्ट उसका। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। बाकी जो कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ गया है ना, नीचे, हाँ। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र जो होता है वो कहाँ पे? उमरिया में है, ठीक है, याद रख लो। बाकी कुछ याद नहीं रखना। क्या याद किया अपन ने? राज्य वन अनुसंधान संस्थान जो जबलपुर में है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये इंडिया ने भैया ना, मध्य प्रदेश नहीं है। पूरे इंडिया को सिखाया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। पहला वन महाविद्यालय कहाँ बनवाया अपन ने? नीचे बालाघाट में बनवाया, ठीक है। ज्यादा चीज याद करोगे तो जो याद है वो भूल जाओगे, दिमाग नहीं लगाना जब। फिर ये याद करना भैया, वन व्रत और ये सब। तो मध्य प्रदेश में कुल वन व्रत कितने होते हैं? 16 होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वन व्रत जो होता है, जो गोले गोले वन वाले बनते हैं, बड़े बड़े वन है, इनको वन व्रत कहा जाता है। एक पर्टिकुलर वो होते हैं। तो सबसे बड़े वन व्रत कितने हैं? वन व्रत जो है मध्य प्रदेश में 16 पाए जाते हैं। सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? तो खंडवा वाला वन व्रत सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा वन व्रत कौन सा है? नर्मदापुरम वाला है। दोनों अपने को याद करना है, ठीक है ना। फिर दो वन व्रत अपन ने देख लिए, खंडवा वाला सबसे बड़ा है और नर्मदापुरम वाला सबसे छोटा है। ओब्वियसली खंडवा वाला एरिया है ना, आदिवासी एरिया है, वहाँ पे वनों की कटाई हटाई बेचारों को ज्यादा पता है नहीं, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे और इन पे ही जीविका उनकी आश्रित रहती है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, कहाँ पे अपना सबसे बड़ा वन व्रत? खंडवा में, ठीक है। और सबसे छोटा कहाँ पे? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में भी वो होता है भाई, चलो।
फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वन। सबसे ज्यादा पैसे कमा के कौन देता है? सबसे छोटा है नर्मदापुरम वाला। पर पैसे सबसे ज्यादा कमा के कौन देता है? राजस्व प्राप्त कौन करता है भैया? नर्मदापुरम वाला ही करता है। दूसरा वाला राजस्व छतरपुर। ये सब नहीं याद रखना। चलो, मध्य प्रदेश में वन संबंधित इकाइयां देख लेते भैया, कितनी कितनी इकाइयां है। तो मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने हैं? 16 हैं, अपन ने देख लिया। उससे छोटे क्या होते हैं? वन मंडल होते हैं। 16 चौक 64 ऐसे करके याद किए थे, तो वो कितने होते हैं भैया? 63 होते हैं, एक कम होता है 64 से, ठीक है ना। तो वन व्रत बस याद रख लो, बाकी तो कुछ याद होगा, कितने वन परिसर है, कितने उपमंडल है, वन परिक्षेत्र है ना। मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने होते हैं ये याद कर लेना, 16 होते हैं। ज्यादा अगर तुम याद करना चाहो तो वन के क्या होते हैं, परिक्षेत्र कितने होते हैं ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में वन वृत्त कितने होते हैं? 16। और वन परिक्षेत्र कितने होते हैं? 473। बहुत सारी चीजें, अगर ये रटने बैठ जाओगे तो दूसरे सारे भूल जाओगे। सिर्फ वन वृत्त में अपना काम बच जाएगा। अपने से बहुत ज्यादा सुपरफिशियल पूछेगा ना। आपने अपना पेपर देखा है पिछली बार का, ज्यादा डिटेल में अपने से पूछता नहीं। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भैया, लल्लन टॉप तथ्य दे रखे हैं। मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां 1860 में प्रारंभ होनी मानी जाती है, ठीक है। 1860 में वन गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी भैया। 1861 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन, जिसको बाइसन लॉज कहते हैं, ये अभी भी है भैया। घूमने जब जाते हैं ना अपन पचमढ़ी, बाइसन लॉज देखते हैं वहां पे, की स्थापना की गई थी। कर्नल जीएफ फलाना ढिमका ने वन विभाग का संस्थापक माना जाता है। 1800 में डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना भैया। नर्मदापुरम जिले के बोरी जंगल में पहले भभूत सिंह कोरकू का था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने कब्जा करके उसे रिजर्व घोषित कर दिया। पूछ सकता है ना कि नर्मदापुरम का जो बोरी जंगल था वो किसका था? राजा भभूत सिंह कोरकू का था, है ना। इन्हीं के नाम पे अपन ने कुछ करवाया है, भभूत सिंह कोरकू के नाम बहुत सारा। जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना थे। जंगल सत्याग्रह हुआ था आप मध्य प्रदेश में, पता ही है भैया अपने को। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला राम वाजपेयी ने किया था। विंध्य क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया। यही विंध्य प्रदेश के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे आगे चल के। जिन्होंने बेगा जनजाति, जिसमें बेगा जनजाति के लोगों ने इनका साथ दिया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल सीहोर, नहीं याद रखना है। पहली, हाँ, ये पूछा जाता है, नई वन नीति कब आई? तो मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 में आई है। कब आई है? 2005 में नई वन नीति आई है, ठीक है। चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, अपने से सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा बहुत ज्यादा। एक एक चीज रटने को मत बैठ जाना गधे मुझे से, ठीक है। वन रिपोर्ट 2013 देखते हैं। अभी तक नई वाली तो आई नहीं। तो वन रिपोर्ट 2013 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर प्रश्न उसको देना होगा तो यहीं से देगा भैया, ये पूरी अच्छे से याद करेंगे अपन। क्या होता है भैया? 1887 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी करते हैं, मतलब अभी 2025 में भी आ गई होगी, सॉरी, मतलब 2026 में जारी करेंगे 2025 की रिपोर्ट। तो ये 2024 में जारी की गई थी, 2023 वाली रिपोर्ट, ठीक है ना। तो वन रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में कुछ आंकड़े हैं, जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं अपने पास? लगभग 2.28%। मॉडरेटली डेंस कितने हैं? 10.87%। ओपन फॉरेस्ट या खुले वन कितने हैं? लगभग 12%, मतलब 11.1%, ठीक है ना। मतलब कुल अपना कितना प्रतिशत है? 25% वन अपने पास है यहाँ पे, ठीक है ना। झाड़ियां कितनी है? 1.1% ही है खाली, ठीक है ना। क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, लगभग 7021 वर्ग किलोमीटर किसका है? वेरी डेंस फॉरेस्ट का है। 33,000 वर्ग किलोमीटर किसका है? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या मध्यम सघन वन का है। और ओपन फॉरेस्ट का कितना है? 36,000 इतना है। टोटल कितना है? 77,073 वर्ग किलोमीटर जो होता है वन रिपोर्ट के अनुसार वन का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, वेरी इंपोर्टेंट है भैया, रटना है अपने को, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बख्शी बेम ऐसे करके कुछ बनाया था इसका यार। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? बालाघाट में, फिर कहाँ पे? छिंदवाड़ा में, फिर कहाँ पे? बैतूल में, और फिर कहाँ पे? मंडला में, ठीक है ना। तो देखो, वन सबसे ज्यादा कहाँ पे वन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बालाजी वाले ऐसे उसमें पाए जाते हैं, ऐसा कुछ अपन ने देखा था ना। तो बागची बम करके ऐसे कुछ तो ट्रिक बनाया था, शायद मैंने भूल ही गया। बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल और मंडला। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? बालाघाट में। बालाजी को वन, अरे बालाजी जंगल जंगल में घूमते रहते थे ना, ऐसे भी अपन ने याद किया था, ठीक है ना। जो पेड़ वेड़ तोड़ना क्या बोलते हैं, जाम, वो क्या लगते थे यार अपने घर के सामने,
छोटे छोटे काले काले कलर के जामुन आमुन तोड़ना और ये सब जो होते हैं बालाजी का ही काम था, ठीक है ना। तो वन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, बालाघाट में होते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, बैतूल में और मंडला में। पहले नंबर वाला याद रखो, प्रश्न यही से आएगा। मध्य प्रदेश में वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे बैतूल और चौथे नंबर पर मंडला। बागची बम ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना, या बालाक्षी बम, बम करके कुछ भी याद रख लेना। चलो, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते, उज्जैन में सबसे कम थे, लेकिन शाजापुर ने उज्जैन को भी रिप्लेस कर दिया भैया, ठीक है ना। याद रख लेना भैया, सबसे कम वन जो होता है कहाँ पे, शाजापुर में है। पहले उज्जैन में थे, लेकिन अभी नई नई रिपोर्ट के अनुसार शाजापुर में और भी ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो शाजापुर में सबसे ज्यादा कम है, केवल 29 वर्ग किलोमीटर के वन है। उज्जैन में केवल 42 वर्ग किलोमीटर के कम है। और आगर मालवा जो है ना, तो ऐसे याद रखना, जो मेरे तीनों पड़ोसी राज्य भैया, उज्जैन है, उज्जैन से जस्ट लगा हुआ नीचे आगर मालवा है और साइड में लगा हुआ शाजापुर है ना। शाजापुर, उज्जैन, आगर, ये वाला जो एरिया है सब सबसे कम वन वाला है, ठीक है ना। तो जहाँ पे सजावट ज्यादा करते हैं ना, ऑब्वियसली सिटी को साजो सवाट करने के लिए, संवारने के लिए क्या होते हैं, वन सारे काटने पड़ते हैं और क्या बनाने, बिल्डिंग बनानी पड़ती है। जैसे शाजापुर में क्या है, सबसे ज्यादा कम वन है। उसके बाद कहाँ पे, उज्जैन में, फिर आगर मालवा और फिर निवाड़ी, ठीक है ना। ये रट लेना भैया, बाकी उधर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से पूछेगा। मध्य प्रदेश में सबसे वन ज्यादा कहाँ पे आए हैं, बालाघाट में, दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे बैतूल और फिर चौथे नंबर पे मंडला। सबसे कम वन कहाँ पे, शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा और निवाड़ी, ठीक है ना। सिर्फ एक एक पहला पहला याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, एमपीपीएससी देखो, या पेपर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो उमरिया है, ठीक है ना। बालाघाट तो ज्यों का त्यों बना हुआ, मतलब बालाघाट थोड़ा इसमें कम आ गया परसेंटेज के एरिया देखे तो। उमरिया में जितनी जमीन है उसमें सबसे ज्यादा 55% में उसके पास वन पाए जाते हैं ना। तो वैसे बालाघाट में सबसे ज्यादा वन है, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से अपन देखें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे आ जाएंगे, उमरिया में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वैसा ही है जैसे जनजाति वाला अपन ने देखा था, ठीक है ना। सबसे जाति, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति कहाँ पे थी अपना, उसमें धार खंडवा में थी, धार में थी, लेकिन क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पे था, अलीराजपुर में ज्यादा था, ऐसा अपन ने देखा था, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो उमरिया उसको रिप्लेस कर देता है, उमरिया पहले नंबर पे। वैसे ही मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला कौन सा है, उज्जैन है भैया। देखो यहाँ पे अपन ने कर दिया है, तो उज्जैन में सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से शाजापुर को यहाँ भी इसने सेकंड नंबर पर डाल दिया है, ठीक है ना। तो क्या देखा, सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बालाघाट में है। सबसे कम वन किस में है, तो शाजापुर में है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस में है, तो उमरिया में है। और सबसे कम विस्मन कम वन किस में है, तो उज्जैन में है, ठीक है ना। एक आध बार कल फिर रिवीजन करेंगे, लिख लेना कहीं पे, तो बार बार बोलने से याद होता है, ठीक है ना। कुछ भी कर लो, बार बार अगर बोलेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो याद होगा। फिर वर्ष 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग लगने वाली घटनाओं में शीर्ष में रायसेन, देवास, सीहोर है भैया। आग सबसे ज्यादा कहाँ लगी है, रायसेन में लगी है भैया। चलो, ये तो क्या हो गया, दिमागी कसरत हो गई। इसके अलावा अपन देखते हैं क्या, वन संबंधित योजनाएं देखते हैं। योजनाएं नहीं आती वन संबंधित भैया, छोड़ दो इसको, ये सब नहीं आएगा। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपना चालू होगा। अरे आवाज आ रही है ना, अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, टावर वैसे ही नहीं मिलता आजकल। आवाज आ रही है ना हिमांशु? आ रही है। हम्म। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य अपन ने डिटेल में देखा था पहले, फिर से अपन इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क होता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय उद्यानों में मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहते हैं, वन्य अभ्यारण्य में हल्के फुल्के मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति रहती है। पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित रहती है राष्ट्रीय उद्यान में। वन्य जीव अभ्यारण्य में पशु चराई प्रतिबंधित नहीं होती। यहाँ आरक्षित वनों में बनाया जाता है, अपन ने देखा था आरक्षित वन और संरक्षित वन, ठीक है ना। ये कहीं में बनाए जाते हैं, आरक्षित वन में बनाए जाते हैं, और ये संरक्षित वन में बताए जाते हैं, ठीक है। हिमांशु बताना, आरक्षित वन का परसेंटेज कितना है इंडिया, मध्य प्रदेश में? 2% था ना, कितना है? 2% था ना, 2। गलत बोल रहा हूँ क्या? और ये संरक्षित वन? अरे यार, पता नहीं यार, गलत होगा। क्या गलत होगा? नहीं पता भाई, बता दे। साले 2% मतलब थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, साले 65% था ये आरक्षित वन। ये और सघन वन संरक्षित ये वन वाला। शायद साले 66, 33, एक ऐसे करके याद करवाया था ना मैंने। कब याद कराया था यार? 66%। कल था तू? कल तो आवाज ही नहीं आ रही थी भाई।
सही है भाई। ठीक है, अरे तो बता। ऐसे आरक्षित वन जो थे 66% थे, संरक्षित वन जो थे 33, ऐसे करके आता है ना। 100 को अपन ऐसे 2/3 और 1/3 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना। तो 66 आरक्षित परसेंट थे, 33% संरक्षित वन थे, और बाकी 1% क्या थे, ओपन वन या अवर्गीकृत वन थे। ऐसे करके अपन ने याद कर लिया था। चल, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अपन देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या होता है भैया राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में 11 वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। उनको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर में कौन से नहीं। हालांकि जब प्रोजेक्ट टाइगर अपन अलग से देखते हैं लास्ट में, तो ही अपने को याद हो जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में है ना। एक बार प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर की कब हुई थी, 1973 में हुई थी भैया। ठीक है, 1973 में अपने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश की शुरुआत उसी साल 73-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अपन ने कर दी थी। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण अपन इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, पहले अपन देख सके। ठीक है ना। फिर बाघ रिपोर्ट 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 785। याद रखना भैया, अपने पास 785 बाघ हैं पूरे। ठीक है ना। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे, बांधवगढ़ का देखेंगे अपन आगे जाके। कान्हा किसली में अपने पास 129 बाघ है, पेच में इतने हैं, अन्य जगह पे इतने हैं। टाइगर रिजर्व में पन्ना पन्ना में इतने हैं, सतपुड़ा में इतने हैं, संजय डोगरी में इतने हैं। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना, आगे देखना। बस बाघ की संख्या याद रख लेना, 785, 785 पूरे मध्य प्रदेश में अपने पास क्या है, बाघ है। सॉरी। चलो, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ओब्वियसली इसलिए इसको अपन पहले नंबर पर पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी इंपोर्टेंट, पहले पॉइंट क्या याद रख ली भैया, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अपना है। इसका क्षेत्रफल नहीं याद रखना है। सब पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। कहाँ है, पहले तो मंडला बालाघाट, ये याद रखो। बालाघाट काटो, केवल मंडला में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये रहा मेरा मेरा मध्य प्रदेश, ऐसा अपन ने बनाया। और ये इधर कहीं पे यहाँ पे मंडला है। मंडला वाले एरिया में क्या होगा, मंडला यहाँ होगा। ये अपना मंडला वाले एरिया में क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या, 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया। आपने तो याद रख लेना, कान्हा कान्हा किसली नेशनल पार्क कब बना है, तो ये 1955 में बना है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बनने से भी एक पुनर्गठन के एक साल पहले ही नेशनल पार्क बन गया था। ये मध्य प्रदेश का ही पहला नेशनल पार्क होगा। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया इसको, तो 73-74 में किया, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था पूरे इंडिया में 1973 में। उसी साल कान्हा किसली नेशनल पार्क को अपन ने टाइगर स्टेट बना, टाइगर रिजर्व बना दिया था। यहाँ पे बंजर, हालो और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो कान्हा किसली देखो मंडला वाले में है ना, तो बंजर, हालो, सुपर्ण नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना। याद हो गया था अपने को भैया कि बंजर, हालो, सुपर्ण नदियां से निकलती है, मतलब हो जाए तो टीवी तो भी ठीक है। मनिहार नदी बस याद रखना है, वो वाली इंपॉर्टेंट है जो माधव उससे निकलती है। ठीक है, तो बंजर हालो सुपर्ण नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एक जंगल गलियारा बन रहा है। ठीक है ना। पूछ सकता है भैया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक स्कीम चल रही है जिसमें 3 नेशनल पार्क को आपस में अपन जोड़ेंगे। किस किस को, पन्ना नेशनल पार्क को, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को और कान्हा नेशनल पार्क को। इन तीनों के बीच में जंगल गलियारा अपन बनाएंगे घूमने के लिए। ठीक है ना। अगर अपन ये मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाए ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे वो मंडला वाला ये, पन्ना वाला ये, और शिवपुरी में जो अपना बांधवगढ़ ये है। इन तीनों के बीच में कौन सा गलियारा बनाएंगे अपन, जंगल गलियारा बनाएंगे। कौन बैंक सहायता कर रही है इसको, वर्ल्ड बैंक बना रही है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय डिस्चार्ज हो गया। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे खुद की हवाई पट्टी भी उपलब्ध है भैया। अगर किसी को मोदी जी को घूमना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं वहां पे वो। ठीक है ना। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो बारहसिंगा होता है वो कहाँ पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर लॉन्च किया। बचपन से अपन पढ़ते आ रहे भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है ना। ये शुभंकर लॉन्च किया है खुद का 2017 में। नाम भी याद रखना है, किसने डिजाइन किया है, रोहन चक्रवर्ती ने। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। पर्यटन स्थल इसके आसपास के नहीं याद रखने। ठीक है ना। तो पहला नेशनल पार्क अपन ने देख लिया, साल याद रखना है इसका कब आया है, 1955 में, 1955 में पहला कान्हा नेशनल पार्क अपना आ गया। चलो, अब इसी के 3 साल बाद अपन ने
माधव नेशनल पार्क बनवाया है, ठीक है ना। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है भैया, अपन ने इसे याद किया था कि शिवपुरी में भैया, है ना। तो माधव किसका नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, और इनके ही दोस्त जो होते हैं शिव भगवान रहते हैं, तो शिवपुरी, माधव शिव ऐसे करके अपन ने याद किया था ना। देखो अपने से बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा कि माधव नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। इससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है अपने से पूछने का ना, अपन क्योंकि ज्यादा तैयारी तो कर नहीं रहे। कब निर्माण हुआ, 1958 में इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसके अंदर से NH46 निकलता है, जहां सांख्य सागर, जादव सागर, माधव सागर झील है ना। तो सांख्य सागर झील बड़ी फेमस है, यहाँ पे मगर सफारी के लिए फेमस होती है ना। सांख्य सागर झील कहाँ पे भैया, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास है, शिवपुरी में। यहाँ की पहाड़ी की चोटियों पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन बना गया था ना। ये वही होता है, अंग्रेजी हुकूमत का राज था, तो जॉर्ज पंचम जब था और उसकी पत्नी मेरी, इन दोनों के स्वागत के कारण 1911 में अपन ने एक बड़ा सा किला बनवाया था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसके, रीवा के महाराज ने बनवाया था उनके लिए, लेकिन जॉर्ज किसी कारणवश आए ही नहीं थे, जॉर्ज पंचम, तो वो कैसल ऐसा कैसा रह गया था ना। तो जॉर्ज कैसल किस राष्ट्रीय उद्यान में, ऐसा अपने से पूछेगा तो किस में भैया, माधव वाले में, ठीक है ना। ये याद रख लेना भैया, माधव जो कृष्ण भगवान वाला है वो कहाँ रहते हैं, किले में रहते हैं। कृष्ण भगवान भी तो राजा थे भैया, ठीक है ना। तो किले में, जॉर्ज वाले किले में कौन से रहते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज पंचम का किला है, या जॉर्ज कैसल। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी, तो कृष्ण भगवान, माधव कौन होते हैं भैया, मन को हरने वाले होते हैं। माधव कौन होते हैं, मन को हरने वाले होते हैं, ठीक है ना। कौन होने वाले हैं, मन को हरने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, मनिहार नदी बहती है। यहाँ पे सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। 2025 में माधव टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व, तो सबसे ताजा, देखो ये क्या है, उसमें भी आ सकता है ना इसके साथ साथ। जो करंट अफेयर जो है ना अपना, समसामयिक घटना, यूनिट 5 से भी ये पूछ सकता है अपने से कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे ताजा ताजा क्या बना है, टाइगर रिजर्व बना है। तो कौन बना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ताजा ताजा बना है भाई, ये नवा नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। अब आते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान अपना निपट गया 1958 में। अब आते हैं अपन 10 साल के बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनवाएंगे, ठीक है ना। 10 साल का लंबा ब्रेक लिया, 1968 में आ गए अपन। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक ऐतिहासिक शिव पुराण में वर्णित है, नहीं याद रखना है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया था कि ये 32 पहाड़ आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। बांधवगढ़, तो कहाँ पे, ये उमरिया में है ना। सब लोग अपनी उम्र को बांधने का काम करते हैं ना, सब लोग ये फलाना ढिमका फेस पे क्रीम लगा रहे, ये लगा रहे, जवान दिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। फलाना ढिमका जो होते हैं ना, वो तैमूर की मम्मी समय को मात देने वाली क्रीम लगाती है, लेक में एलिसिस, ये वाले सब लोग क्या कर रहे हैं भैया, जितनी उनकी उम्र है उससे छोटा दिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बांधने का काम किसको करते हैं, उम्र को बांधने का काम करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। इसको उम्र को बांधने का काम करते हैं, ऐसे याद रखेंगे अपन। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उमरिया में, ठीक है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही थी, देखा था, सर्वाधिक बाघ इसी उद्यान में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने से पूछ सकता है। वैसे अपन टाइगर रिजर्व में भी देख, सबसे ज्यादा बाघ बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में। नाम में ये भैया बाघ, बांधवगढ़ को थोड़ा मिसप्रिंट पढ़ लेना, इसके नाम में क्या आ रहा है, बाघ आ रहा है। बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। चल, बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी बहती है भैया, और यहाँ जंगली भैंसों का भी संरक्षण होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित हैं, जिसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है ना। वैसे ही बांस कहाँ पे, उमरिया में ज्यादा पाया जा रहा था भैया, ठीक है। तो अपन ने कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए किसके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पे। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा तो तनाव नहीं लेना है, बस इतना याद रख लेना कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। इससे ज्यादा वो तुमसे नहीं पूछेगा, गारंटी में देता हूँ। चलो आज आप पढ़ते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने बोला था पेंच से क्या करते हैं भैया, छेद करते हैं पेंच से। छिंदवाड़ा, सिवनी, इन दोनों जिले में ये पाया जाता है, ठीक है ना। किस किस में पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो 1975 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना है, और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में ये भी शामिल है भैया। और देखते हैं इसका अन्य नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोलते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जंगल बुक तुम देखते हो ना, वो वाली, वो जंगल बुक इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है, ठीक है ना। रूपार्ट किलिपिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं पर की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। मोगली की जन्मस्थली इसी को कहा जाता है, क्योंकि द जंगल बुक जो लिखने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो यहीं पे आके जंगल बुक लिखे थे। इन दोनों के बीच में पेंच व हिररी नदी बहती है।
इसका निर्माण, इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। NH44 नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, वो पेंच से गुजरता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जो होता है ना NH44, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। ठीक है ना। तो पेंच वाला कहाँ पे भैया? छिंदवाड़ा सिवनी में। पेंच से क्या करते थे अपन? छेद कर देते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे करके याद किया था ना अपन ने। कहाँ पे? ये छिंदवाड़ा में है भैया। क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। जंगल बुक वाली जो होती है यहीं पे, जंगल बुक वाली जंगल बुक जो पुस्तक है उसकी परिकल्पना भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, अपन ने देखा था। इसी को अपन ने क्या बोला है? मोगली लैंड भी बोला है। ठीक है। और यहीं पे जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो इसी से गुजरता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कौन सा? अपने भोपाल वाला। ठीक है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। इसके बारे में अपने को पूरी सारी चीजें पता है भैया। 1979 में बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नगरीय क्षेत्रों के बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, घूमने भी जाते हैं। प्रथम सर्प उद्यान स्थापित, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सांप देखते भी घूमते ना, नाना प्रकार की सांप की प्रजातियां उसमें पाई जाती है। तो प्रथम सर्प उद्यान भी यहीं पे स्थापित किया गया है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर कहते हैं, मॉडर्न चिड़ियाघर। आईएसओ में 9001, आईएसओ 9 इतनी 2008 में अवार्ड प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय उद्यान यही होता है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क भी स्थित है ना, अपन देखते हैं वो लास्ट में अपने जो पक्षियों को गोद लेने की योजना भी यहाँ पे प्रारंभ की गई है। ठीक है ना। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, इंपॉर्टेंट चीजें सब पता है अपने को। बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है वहाँ पे, सर्प उद्यान भी है वहाँ पे, और ये सारी चीजें हैं, इसलिए घूमे हैं अपन सारे, इसलिए अपने को सबको अच्छे से याद है। अब आ जाते हैं अपन किस पे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पे। कहाँ पे? ये पन्ना और छतरपुर वाले एरिया में है। बायोस्फीयर रिजर्व है वाला नेशनल, एकमात्र है जो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है। तुमसे पूछेगा कि जो 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उसमें कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? तो कौन सा आता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है ना। याद रखना, पन्ना में हीरा पाया जाता है, इसलिए इसको रिजर्व करके रखा है ऐसा करके। ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क कौन सा है? पन्ना वाला है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। ऑब्वियसली पन्ना है तो रत्न तो कहेंगे कहेंगे। यहाँ पांडव जलप्रपात तो अपन ने देखा था भैया, केन नदी पे पन्ना में पांडव और गाथा जलप्रपात ऐसे करके दो जलप्रपात यहाँ पे हैं। इसके बीचों बीच केन नदी प्रभावित होती है। इसमें रेप्टाइल पार्क भी है, जंगली भैंस यहाँ पे गिद्ध पुनर्वास केंद्र, गिद्ध पुनर्वास केंद्र पूछेगा भैया, गिद्ध पुनर्वास केंद्र कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। भारत सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार, तो देखो पूरे इंडिया का है ना, पूरे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्क का अवार्ड किसको मिला है 2017 में? तो पन्ना वाले को मिला है। हालांकि नहीं पूछेगा, पुराना हो गया 2017 में, लेकिन पूछ लो तो याद रख लेना, अपने नेशनल पार्क एक पन्ना वाला है जिसको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। ये अपना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया। इसका चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या है? नाम तो कभी नहीं पूछेगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पन्ना में है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क कहा गया है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या है? गिद्ध पुनर्वास केंद्र है, बस एक चीज याद रख लेना है। अब आ जाते हैं अपन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी। कहाँ पे? ये नर्मदापुरम में भैया। यहाँ भी अपन घूमने गए थे पंचमढ़ी। तो आसपास का जो पूरा जंगल है वो क्या है? नेशनल पार्क ही है पूरा का पूरा। सॉरी, इसकी स्थापना 1981 में की गई। 1981 में 3 की स्थापना की गई है, होगी ना? 1983 में 3 की होगी, अपोलोगाइस। तो इसकी स्थापना 1981 में की गई है। 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अभी अपन देख लेंगे ना, तो कुछ दो तीन नेशनल पार्क हैं वो टाइगर प्रोजेक्ट में नहीं है, वो देख लेंगे, तो बाकी सारे तो आ ही जाएंगे टाइगर प्रोजेक्ट में। इसके बीचों बीच देनवा नदी नहीं याद रखना है। सर्वाधिक काले हिरण और गोर पशु इसमें पाया जाता है। यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है ना। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल होता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। छोड़ो भैया। ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया भैया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी वाला अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा? संजय डिबरी नेशनल पार्क। संजय डिबरी नेशनल पार्क कहाँ पे? सीधी सिंगरौली में भैया। ठीक है ना। 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? गुरु भांसी राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब वो भी सीधी सिंगरौली में है ना, बॉर्डर पे है, ऐसा है मध्य प्रदेश की ऐसी बॉर्डर पे है। तो आधा वाला पार्ट यहाँ पे सीधी और सिंगरौली है, तो आधा पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में इसका अलग नाम है और अपने इधर अलग नाम है। ठीक है ना। 1983 में बना है संजय डिबरी नेशनल पार्क।
प्रमुख पर्यटन स्थल नहीं याद रखना है, बस याद रखना संजय डिबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, सीधी सिंगरौली में, ठीक है ना। सीधी सिंगरौली में कौन सा है अपना, संजय डिबरी नेशनल पार्क। फिर आते हैं अपन क्या, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म किसको बोलते हैं, फॉसिल। तो फॉसिल को क्या करते हैं, ढूंढना पड़ता है। फॉसिल्स ऐसे थोड़ी मिलते हैं, बेचारे जो बनते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, जाके ढूंढते हैं ना, तो फॉसिल्स को ढूंढना पड़ता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ढिंडोरी में। ढिंडोरी में भी जगह का नाम क्या है, घुंगवा नाम का एक गांव है, वहां पे मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरे नंबर पे आता है ना। मतलब मध्य प्रदेश का तो सबसे छोटा है ही सही, लेकिन इतना छोटा है कि इंडिया में भी सबसे दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है, ठीक है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता बीरबल साहनी को कहा जाता है, देखा है अपन, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भैया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और कितना बचा है भैया, इसी तरह क्या बचा है, प्रोजेक्ट टाइगर वाला है, राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष। अभी स्थापना वर्ष एक साथ याद करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है ना। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भैया, धार में है अपना, ठीक है ना। डायनासोर कहाँ पे, धार में है। 2011 में बनाया गया था। यहाँ पर चट्टान में धसे हुए अंडे मिलने के कारण जो फॉसिल्स का रूप लिए हुए हैं, उद्यान बागनी नदी, कुछ नहीं, डायनासोर वाला कहाँ पे, अपना धार में, बस याद रख लेना इतना। फिर कूनो, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीता के लिए फेमस है भैया ये, है ना। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, श्योपुर में है। तो अपन ने बोला था मध्य प्रदेश ऐसा बनाया था, जो चिकन नेक में ऊपर श्योपुर है, कहाँ रहता है, वो आयुषी रहने वाली थी ना, कि और आयुषी को क्या, ऊनो खेलना बड़ा पसंद है, तो आयुषी से ऊनो कूनो ऐसे करके अपन ने याद किया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित होती है, कूनो नदी के किनारे स्थित है। जुलाई 2021 में चिंटू चीता नाम का शुभंकर इसका भी, तो शुभंकर दो के हो गए, बारह सिंह, भूर सिंह द बारहसिंगा और चिंटू चीता नाम का शुभंकर जारी किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में कहां कहां से, नमीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, बोत्सवानिया से चीते लाकर बसाए गए। कितने चीते लाए हैं भैया, नमीबिया से 2022 में लाए 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 2023 में लाए हैं 12 चीते, और बोत्सवाना से लाए हैं अपन 8 चीते, ठीक है ना। ऐसे करके टोटल 8 दूना 16 और 28 चीते अपने पास हो गए, ठीक है। तो फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कौन सा, अच्छा इधर देख रहे हैं ना, तो अपन देखते रहेंगे कौन सा वाला कहाँ है, ठीक है। विकिपीडिया के अनुसार भारतीय वन्य, अब ये भारतीय वन्य संस्थान के अनुसार कब किसकी स्थापना, तो देखो सबसे पहले कौन बना था, कानाकिसली नेशनल पार्क 1950 पार्क में। इसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था, बांधव, ये 3 साल बाद 1958 में, 58 याद रखना है अपने को ना, एक साल। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बन गया। फिर इसके बाद बांधवगढ़ वाला बना 10 साल बाद 1968 में बना, ठीक है ना। फिर पेंच वाला अपने को बीच में 1975 में बना है। वन विहार वाला भोपाल वाला 1979 में बना है। फिर एक साथ याद किए थे अपन ने, कौन से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डिब्रू, ये 1981 में तीनों बने थे, ठीक है ना। 1981, ठीक है। और सबसे ताजा ताजा नया कौन सा बना है, उल्टा याद करेंगे, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसी का सन याद कर लेना, या तो ये पूछेगा या पहला वाला पूछेगा ना, बीच वाले कुछ नहीं पूछेंगे। वो अपन ने पिछली बार बहुत मेहनत से याद किए थे, अगर किसी को याद आ रहा हो कैसे कैसे किए थे तो ठीक है, वरना कोई ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना। कूनो पालनपुर लास्ट सबसे लेटेस्ट वाला याद कर लेना है, और सबसे पहला वाला याद करना है, 1955 में कौन सा बना था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी सब में तो वैसे भी मत मतांतर है, भारत जन संविधान विकिपीडिया कुछ अलग बताता है, कोई कोई अलग बताता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है ये याद रखना, तो अपन ये इसका रिविजन कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, बोलते जाना भैया अपने को, यहाँ पे मंडला में है, ठीक है। माधव वाला कहाँ पे, तो माधव कृष्ण भगवान का नाम है, तो शिव भगवान का नाम क्या है, तो शिवपुरी आ जाएगा। बांधवगढ़ किसको बांधने की कोशिश करते हैं अपन, उमर को, तो ये कहाँ आ जाएगा, उमरिया में आ जाएगा। पेंच, पेंच कस से क्या करते हैं, छेद करते हैं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, छिंदवाड़ा में आ जाएगा। छिंदवाड़ा के साथ बोनस में शिवनी अलग ला देना। वन विहार वाला कहाँ पे, बच्चे बच्चे को पता है, भोपाल में भैया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पन्ना छतरपुर में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पे है, अपना नर्मदापुरम में। संजय डिबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, सीधी सिंगरौली में भैया, अंकिता जी के एरिया में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, धार में, अपन ने याद किया था। अरे जीवाश्म वाला तो ढिंडोरी घुंगुआ में ना, जीवाश्म की क्या ढूंढना पड़ता है, तो ढिंडोरी में। डायनासोर किस में भैया, धार में भैया। और कूनो पास्टिपुलर, कूनो कौन खेलती है, आयुषी, तो ये श्योपुर में, ठीक है। यही याद करना भाई अपने को, ठीक है ना। इससे इसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। टाइगर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, देखो
कान्हा किसली टाइगर, सबसे पहले टाइगर रिजर्व कब, तो मध्य पूरे इंडिया में 1973 में टाइगर रिजर्व प्रारंभ हुआ और उसी साल कान्हा किसली टाइगर रिजर्व बन गया। फिर इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व बना है, बांधवगढ़ बना है, पन्ना टाइगर रिजर्व बना है, सतपुड़ा बना है, ठीक है ना, संजय डिबरी बना है। और ये देखो ये दोनों अपने को याद रखना है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और डॉक्टर विष्णु वाकणकर ये रातापानी टाइगर रिजर्व। ये वन वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये टाइगर रिजर्व है ना। तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। रातापानी जो अपन है कहीं रायसेन में है ना शायद, हाँ, तो रायसेन का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है बड़ा फेमस है भैया, डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम पे है ना। डॉक्टर विष्णु वाकणकर, देखा था इन्होंने उसकी खोज की थी क्या भैया। हाँ, बहुत सारी चीजों की मध्य प्रदेश में इन्होंने खोज की, डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने, देखेंगे आके, ठीक है ना। तो कौन कौन से भैया, डॉक्टर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और डॉक्टर विष्णु वाकणकर तिवारी, ये दो टाइगर रिजर्व है। तो 7 अपने नेशनल पार्क जो हैं वो कौन से, वो तो कौन कौन से नहीं है भैया, तो नीचे वाले तीनों छोटे छोटे नहीं है भैया अपने, कौन कौन से नहीं है, कूनो नहीं है, जीवाश्म नहीं है, और डायनासोर वाला नहीं है। 3 तो 11 में से ऐसे हट गए हैं, ठीक है ना, तो कितने बच गए, 8। बस एक और अपने को इनमें से हटाना है, तो किसको हटाया भैया अपने को, मुझे पता नहीं चल रहा किसको हटाया भैया। पन्ना वाला है, वन विहार नहीं है अपना, ठीक है ना, भोपाल वाला। तो किस किस को हटाना है, 11 अपने को नेशनल पार्क तो याद हो जाएंगे। तीनों नीचे नीचे वाले, जीवाश्म वाला, क्या बोलते हैं अपना, डायनासोर वाला, और कूनो नेशनल पार्क, ये हटा देना है। और एक भोपाल वाला अपना क्या हटा देना है। ये चारों हटा दिए तो 11 में से 4 गए, तो कितने बच गए भैया अपने, 7 बच गए। तो 2 ऐड कर देना टाइगर रिजर्व में, कौन कौन सा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और विष्णु वाकणकर टाइगर रिजर्व, है ना। विष्णु वाकणकर को ही रातापानी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। फिर अब आएंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पे, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की क्या पढ़ लिया अपन ने, नेशनल पार्क पढ़ लिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पिछली बार अगर किसी को बहुत, अभी थोड़ा अपन ने सुपरफिशियल पढ़ा है, रिवीजन कर रहे हैं, किसी को डीप में पढ़ना है तो पुरानी वाली इसकी क्लास रिकॉर्डेड है, वहां से और डीप में अपन ने पढ़ा हुआ था पिछली बार। चलो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य देखते हैं भैया कहाँ कहाँ है। तो पहली बात तो देखते हैं विशेष जंतुओं के लिए संरक्षित अभ्यारण्य, जो अपन देख के भी आए थे, ठीक है ना। तो खरमोर पक्षी या अपना, ये इसी को क्या बोलते हैं अपना, अरे मध्य प्रदेश का वो दूधराज। दूधराज या शाह बुलबुल, ठीक है। इसके लिए क्या क्या 2 अभ्यारण्य अपन ने रिजर्व करवा रखे हैं, कौन कौन से, सेलाना जो कहाँ पे रतलाम में, और सरदारपुर जो कहाँ पे धार में। इन दोनों के लिए 2 अभ्यारण्य अपन ने रिजर्व करवा के रखे हैं। सोन चिड़ैया के लिए सबको पता है, सोन चिड़िया सुशांत सिंह राजपूत की मूवी देखी थी अपन ने, सोन चिड़ैया कहाँ थी वो, घाटी गांव में, या क्या बोलते हैं चंबल घाटी में थी ना, तो घाटी गांव या ग्वालियर में सोन चिड़ैया का अभ्यारण्य है। घड़ियाल का कहाँ है, तो घड़ियाल का अपन ने देखा था चंबल में है एक, तो घड़ियाल चंबल नदी में है, इसका केन नदी में है और सोन नदी में है। 3 जो होते हैं घड़ियाल के अभ्यारण्य गिनते हैं। मुरैना में जो चंबल है वहां पे घड़ियाल का अभ्यारण्य है, केन में है, और सोन नदी, क्या बोलते हैं, सोन नदी में। सोन नदी कहाँ पे, हिमांशु बता ना, सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मुहाना है इसका, सोन नदी का क्या हो गया। सन सन जो था वो कुमार था ना, ये साली कुमार। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, वो बेतवा बेटा था। अच्छा बेटवा सोन नदी बेटा, कहाँ अरे से यार। निकलती है, सोन नदी अमरकंटक। हाँ, और कहाँ पे जाके वो मिलती है, यमुना में चली जाती होगी। यमुना में जाती है। इतनी नहीं बुद्धि ये तेरी, गंगा, बादाम बादाम खा रहा है गंगा क्या तू आजकल। गंगा में 2 डाइट जाती है, हाँ इनमें से एक ये थी, सोन थी। अच्छा, कहाँ जाती है गंगा में, गंगा में डायरेक्ट जाती है भाई, अच्छा यूपी में जाती डायरेक्ट होगी। जाती है, हाँ यूपी में नहीं डायरेक्ट बिहार जाती में है, जाती है, बिहार में डायरेक्ट जाती है जाती है। पटना में। इसके अतिरिक्त कौन दूसरी थी जो डायरेक्ट जाती है, सोन और टोन्स, टोन्स नदी है। सोन। टोन्स नदी कहाँ से निकल रही थी, सोन सतना मैयर से वतना। निकल रही थी, मैयर, हाँ सतना से निकल रही थी, लेकिन सतना से फिर अलग हो गया मैयर, तो अब कहाँ से निकल रही है, मैयर से निकल रही है। चलो अब अपन देखते हैं क्या मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य। परेशान नहीं होना, याद करने नहीं बैठ जाना ना, कुछ कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद करेंगे, बाकी देख लेना, देख नंबर नहीं डाला है मतलब प्रश्न पेपर में ज्यादा आता नहीं है ना। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्या, भभूत सिंह अभ्यारण्य देखते हैं। भभूत सिंह अभ्यारण्य कहाँ पे, पंचमढ़ी में भैया अपना, ठीक है ना। पंचमढ़ी कहाँ पे, नर्मदापुरम में, सबको पता है राजा भभूत सिंह के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। भभूत सिंह का पूरा जंगल था पंचमढ़ी वाला, छीन लिया था साले अंग्रेजों ने। बोरी अभ्यारण्य होता है एक, जहाँ पे सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी कहाँ पे, नर्मदापुरम पे ही है।
ठीक है। फिर नरसिंहगढ़, फिर अरे माइक बंद कर लो कि तेरा माइक ऑन है। फिर रातापानी अभ्यारण्य देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, रायसेन में भैया, घूमने भी जाते हैं रातापानी। ठीक है। डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, 2024 में चालू हुआ था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, जिसमें अब ठीक है। तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसको अपन ज्यादा बार गोला कर रहे हैं, वो याद रखना भैया, यही आएगा। ठीक है ना। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायसेन में है। डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर प्रोजेक्ट 2024 यहाँ पे लाया गया है। ठीक है ना। फिर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सबको पता है, मुरैना में भैया चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसको देवी घड़ियाल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। गंगेय अभ्यारण्य, ये राजा जो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली है ना, उस गंगू तेली के नाम पे भैया, पन्ना के राजा थे ना गांगेय देव, जिनको राजा भोज ने हराया था, रीवा पन्ना के राजा थे, उनके नाम पे गंगेय अभ्यारण्य पड़ा हुआ है। तो गंगे अपने को पता है राजा गंगू कहाँ के थे? पन्ना के थे भैया, तो पन्ना में है गंगेय देव। ठीक है ना। फिर सोन घड़ियाल वाला कहाँ पे? सीधी शहडोल में। केन घड़ियाल वाला कहाँ पे? घड़ियाल वाले तीनों यहाँ पे अपन ने देख लिए थे ना। चंबल वाला कहाँ पे? मुरैना में। केन वाला कहाँ पे भैया? अपना छतरपुर और पन्ना वाले एरिया में। और सोन वाला कहाँ पे? सोन नदी। सोन नदी का अगर तुम्हें कोर्स याद होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ से अपन निकल रही थी, ये अमरकंटक से सोन नदी निकल रही थी, पता है, और ऐसे इधर जाके बिहार साइड जा रही थी, यहाँ से जाके शहडोल में। यहीं पे शहडोल में अपन ने इस पे बाण सागर परियोजना बहुत बड़ी बनाई थी। हिमांशु बता ना, बाण सागर परियोजना कौन कौन से स्टेट के बीच में लाभ वो होता है? बाण सागर परियोजना किस किस स्टेट के बीच की जॉइंट होती है परियोजना? एमपी, एमपी, यूपी, राजस्थान। बिहार। राजस्थान एमपी, नहीं है? बिहार, सही तो बोल ठीक है, रहा हूँ एमपी भाई। यूपी बिहार। यूपी, सही तो बोल रहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ कि राजस्थान है कि नहीं। ठीक है। तो सोन नदी सीधी और मतलब सोन जो है क्या बोलते हैं, सोन घड़ियाल सेंटर कहाँ पे? सीधी शहडोल में। ठीक है ना। और केन वाला कहाँ पे? छतरपुर और पन्ना वाले एरिया में। ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य, गिद्ध संवर्धन परियोजना लिखी है, ये कहाँ पे? मंदसौर पे। तो गांधी सागर बांध अगर याद हुए, गांधी सागर बांध मैंने पढ़ाया था, चंबल नदी पे था, वो कहाँ पे था? मंदसौर में था। तो उसी गांधी सागर बांध के जस्ट बगल में अगर घूमने जाओगे ना रतलाम में तुम, सॉरी मंदसौर में, मतलब रतलाम के पास मंदसौर में घूमने जाएंगे, मंदसौर के पास गांधी सागर अभ्यारण्य में, सॉरी गांधी सागर बांध देखने जाओगे तो उसके जस्ट 2-3 किलोमीटर की रेंज में गांधी सागर अभ्यारण्य भी है। वहां पे गिद्ध संरक्षण परियोजना चल रही है, प्रस्तावित है, अभी आई नहीं है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे? मंदसौर में। घाटी गांव कहाँ पे? नाम में ये भैया चंबल घाटी वाला है ये, जहाँ पे अपन सोन चिड़ैया का संरक्षण कर रहे थे, ये कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है ना। खेवनी, फेन, पटपटा ये याद रखना, सेलाना याद रखना भैया। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कहाँ पे? रतलाम में देखा अपन ने। सरदारपुर देख लिया, दूधराज पक्षी के लिए धार में। ठीक है ना। नोरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे? ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य याद रख लेना है। ठीक है ना। कहाँ पे? सागर में भैया। नोरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है ना। नूरा नूरा फतेही। हाँ, तेरे दिमाग में ये सारे वल्गैरिटी आती है खाली। ठीक है। तेरे दिमाग में चल रहा होगा भाई, पता है मुझे। नूरा, नूरा फतेही जो होती है हिमांशु के अकॉर्डिंग वो सबसे बड़ी होती है भैया। नूरा फतेही का देह, नोरा देह जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य का है, नोरा देही अभ्यारण्य सागर में। ठीक है ना। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में, सब घूमने जाते हैं भैया, बचपन में चिड़ियाघर था यहीं घूमने जाते थे। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पे? इंदौर में। ओरछा अभ्यारण्य सबको पता है, ओरछा कहाँ पे? निवाड़ी में, तो निवाड़ी में रहेगा। ये याद रखना भैया। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पे भैया? दमोह में, हमारे दमोह में। और ये भी टाइगर रिजर्व। देखो तुमसे प्रश्न में पेपर आउट कर देता हूँ, तुमसे पूछेगा कि कौन से दो अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, कौन से दो अभ्यारण्य हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो एक है रातापानी अभ्यारण्य और एक है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ठीक है ना। ये दोनों है। रातापानी कहाँ पे? रायसेन में है। और वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पे? अमादमोह में। हमारे दमोह में और क्या है? सद्भावना शिखर भी, कामदेवनु का था, फलाना ढिमका, ये सब नहीं याद था। ओंकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य खंडवा देवास वाले में है। ठीक है। ये अपने मुख्य मुख्य कुछ याद कर लिए, ज्यादा रटने मत बैठ जाना, बहुत सारे हैं अपने को, मुख्य मुख्य अपन ने याद कर लिए हैं। उसके अतिरिक्त बाकी नहीं आएगा पेपर में। चलो, नए वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित कहाँ पे? अपने को यही याद नहीं कर रहे हैं पूरे अपन, तो प्रस्तावित वाले कहाँ से याद कर लेंगे, है ना। ज्यादा अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसमें? बायोस्फीयर वाले, मध्य प्रदेश के जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अपन पढ़ेंगे पानी पीने के बाद।
चल हिमांशु, तू सब भूल गया यार, जब तक तेरे से प्रश्न पूछ लेता हूँ दो चार। जरा बताना वो वाली नदी कहाँ से निकल रही थी? चंबल। चंबल तो जाना पाओ, इंदौर। जाना पाओ की पहाड़ी कौन से जिले में? इंदौर। और काली सिंध नदी कहाँ से निकल रही? काली सिंध, काली माता का मंदिर था उधर देवास में। और क्या बोलते हैं, आष्टा से कौन सी नदी निकल रही थी? आष्टा से तेरहवीं वाली पार्वती, पार्वती मैया में आस्था है। और क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे? इंदिरा गांधी सागर बांध अपना चंबल। अबे चंबल पे कैसे हो सकता है भाई? ऑप्शन है ना, नदियों के नाम याद नहीं आ रहे मेरे को। नर्मदा पे, नर्मदा। नर्मदा। कौन से जिले में, कौन से जिले में इंदिरा गांधी बांध? पता नहीं यार। इंदिरा गांधी की क्या कर दिए थे गोली मार के अपन ने? अच्छा, छेद 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 कर दिया छिंदवाड़ा में। अबे खंड खंड कर दिए साले, खंडवा में अच्छा, साले। खंड खंड कर दी, खंड खंड कर दी खंडवा में। ओके ओके। मुकरता घाट कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नर्मदा। और क्या बोलते हैं, रेवाइन कौन सी नदी बनाती है? चंबल। ठीक, चलो मध्य प्रदेश के अब जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अपन देखते हैं। 3 मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, एक है पंचमढ़ी, एक है पन्ना और एक है अमरकंटक का अचानक मार्ग। 3 मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में तो देख लिया, बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो, सॉरी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने सतपुड़ा नेशनल पार्क में क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि सतपुड़ा नेशनल पार्क में भी जो पचमढ़ी वाला एक मेन एरिया होता है, उस वो वाला बायोस्फीयर ये होता है, ठीक है ना, मतलब उस वाले एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है। स्थिति कहाँ पे? नर्मदापुरम जिले में है ये वाला, ऑब्वियसली पचमढ़ी कहाँ पे? नर्मदापुरम में, तो वही होगा। बायोस्फीयर रिजर्व 1990 में घोषित किया गया है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी घाटी अभ्यारण्य दोनों में शामिल है, ठीक है ना। बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है। तो अपने को बस ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, या कौन नहीं है। 3 नाम ये दे देगा, पचमढ़ी, अमरकंटक का अचानक मार और पन्ना। एक और कोई अन्य नाम दे देगा, ठीक है ना, जैसे कि अपना सतपुड़ा अतपुड़ा शहडोल वहडोल कुछ दे देगा, ठीक है ना। अमरकंटक का अचानक मार ये भी रिजर्व है भैया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में घूमा। ओब्वियसली भैया अमरकंटक जो अनूपपुर है, यहाँ पे है अनूपपुर, ठीक है ना, तो इधर छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा घुसा होगा ना। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित 2005 में किया गया, यूनेस्को यूनेस्को इतना सब नहीं आता। यहाँ पे क्या, सारस और क्रेन पाए जाते हैं, एक एक स्पेशल याद कर लो। सारस पाई जाती है कहाँ पे? अमरकंटक में। वहां पे क्या, पचमढ़ी में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जा रही है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में शामिल किया गया, केन नदी के बीचों बीच से गुजरता है, स्पेशल कुछ नहीं है। गंगेय अभ्यारण, केन अभ्यारण, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इन सब में ये शामिल होता है, ठीक है ना। तो 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज अपन ने याद कर ली है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। एक है पंचमढ़ी, एक है अमरकंटक का अचानक मार्ग, और एक है अपना पन्ना, ठीक है ना। ये 3 मध्य प्रदेश की क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व भी अपन कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे? रालामंडल इंदौर में। इंदौर का चिड़ियाघर रालामंडल वाला बड़ा फेमस है भैया ना, यहाँ पे वन्य जीव जागरूकता केंद्र भी खुलवा रखा है अपन ने। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में, देखो एमपी का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र है ये। यहाँ पे डाल्फिन का संरक्षण भी किया है, और इसी डाल्फिन को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु क्या है? चीतल है। चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया राष्ट्रीय उद्यानों में एमपी के। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी बेनफोर्ड हैं, ठीक है। भारत की प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला है, याद रख लेना भैया है। कैलाश सांखला को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहते हैं। जंगल गलियारा योजना के तहत मैंने बता दिया था 3, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसको जोड़ने का प्रस्ताव है, विश्व बैंक द्वारा ही अपने को सहायता प्राप्त हो रही है। गिद्ध की जनगणना के अनुसार बहुत ज्यादा गिद्धों की संख्या हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया, इसलिए मध्य प्रदेश का गिद्ध स्टेट भी बोलने लग गए। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए पन्ना वाले में गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी बना दिया है अपन ने। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? सेलाना में, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन की समितियां फलाना उनका कुछ की गई है, मेरा ये आ गया, पढ़ लेना अपने उसमें।
ठीक है। अब परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य तथ्य और मुद्दे अपन देख लेते भैया। भारत वन्य जीव अधिनियम कब आया गया है? तो 1972 में आया गया है, याद रखना भैया अपने को, ठीक है ना। भारत में वन्य, हालांकि अपना एमपी का है तो भारत का तो कभी आएगा नहीं जीवन में, पर फिर भी ध्यान रख लेना ना, नहीं पूछेगा अपने से इंडिया वाले इसमें। जल प्रदूषण अधिनियम, उपकार उपकार, ये पूरे वो वाले हैं, ऑल इंडिया लेवल के अधिनियम में नहीं आएंगे। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, लेटेस्ट कोई नहीं है तो नहीं पूछेगा। कौन सी नदी गई? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी केन नदी बहती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर, हालोन, सुपर्ण नदी बहती है। बांधवगढ़ में चरणगंगा नदी बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है, ठीक है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच और कान्हा नदी बहती है। डायनासोर वाले में बागनी नदी, ठीक है ना। याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, नहीं पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है। अब कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट है भैया जो अपने को वन से संबंधित याद करनी है। चिंटू चीता, तो जो अफ्रीका से जो चीता लाए हैं श्योपुर जिले में कुर्नूर पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो है, उसमें चिंटू चीता नाम का शुभंकर 2021 में जारी किया गया है, ठीक है ना। मोगली उत्सव, मोगली कौन से कहां से रिलेटेड है अपना? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली भैया मोगली उत्सव कहां मनाया जाएगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है, ठीक है ना। मुकुंद व्हाइट टाइगर सफारी, मुकुंद व्हाइट टाइगर सफारी मेहर जिले में शामिल है। पहले ये सतना जिले में था लेकिन अलग होकर मैहर बन गया है। मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी नाम रखा गया है। कुछ नहीं याद रखना कहाँ पे है, मैहर में, इतना बस याद रखना, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम प्रथम क्या है? प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पंचमढ़ी में है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में भैया, छोटा सा है भैया। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली प्रोजेक्ट है, पता है अपने को। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कान्हा किसली है, 1955 में बना था। प्रथम रामसर साइट भोजताल, रामसर साइट अपन ने 5 देख ली थी भैया, अपने 4 रामसर साइट देख ली थी अपन ने, 5 थी सॉरी, भोजताल होगी सारी। रोहन चक्रवर्ती इंपोर्टेंट है भैया। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है जिनका शुभंकर भूरसिंगा बारासिंगा, जिसके डिजाइनर कौन थे? रोहन चक्रवर्ती थे। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड भी कुछ कुछ मिला था। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नाम की पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। भूरसिंह बारासिंगा किसने बनाया? रोहन चक्रवर्ती ने बनाया, याद रख लेना। फिर देवरी में एक इको घड़ियाल केंद्र है। मुरैना जिले के चंबल नदी पे इको घड़ियाल केंद्र है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटानकुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। इंदौर में एक रीजनल पार्क बन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है, जिसमें इंदौर रीजनल पार्क पिपलिया पाला पार्क के नाम से जाना जा रहा है, फलाना कुछ नहीं। चोसिंगा मध्य प्रदेश में कहीं मिलता होगा, टार्टरस, ये नहीं याद रखना है। फिर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया जा रहा है। जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है भैया जबलपुर में। जी से जियो, जे से जबलपुर, आर के पटेल सुपरमेसी, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट भी कहता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भेड़िया है, वुल्फ भी बहुत ज्यादा है। देश की सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या मध्य प्रदेश में ही। पता नहीं क्या क्या स्टेट बोलने लग गया भैया, है ना। ये अपना क्या हो गया, मध्य प्रदेश की कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीज अपन ने पढ़ ली। अब मध्य प्रदेश में कुछ विशेष वन्य जीव और पक्षी जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है ना, नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। अपन ने अभी उस वाली MPPSC का पेपर देखा, उसमें नहीं पूछा, ये सब तो अपने में कहीं से पूछेगा। चलो ये अपना क्या हो गया, मध्य प्रदेश के वन वाला टॉपिक भी अपना खत्म हो गया। अब अपन पढ़ते हैं क्या, मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु बचा है, और क्या बचा है, भूगोल खत्म क्यों नहीं हो रहा है सर, जलवायु बचा है बस। चलो आज अंत कर देते हैं इसका। मध्य प्रदेश की जलवायु देखते हैं तो जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे, मध्य प्रदेश में की ऋतुएं देखेंगे, वर्षा की परिवर्तनशीलता, मौसम कैलेंडर, मध्य प्रदेश में मानसून, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु की पेटी पेटी अपन डिसाइड करेंगे कि कितनी जलवायु पेटी होती है, क्या होती है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था अपने को एक टेबल याद करनी थी, ठीक है ना। ये अपने को मध्य प्रदेश का मैप तुम्हें दिख रहा है और मैंने 4 चीजें याद करवाई थी। क्या याद, 4 चीजें याद करवाई थी। पहले तो दिमाग में ये लगाना है कि देखो इधर वाला एरिया में साधारण गर्मी साधारण ठंड पड़ती है, इसलिए मालवा की जो जलवायु होती है इसको चीनी यात्री फेंसिंग ने क्या बोला था, श्रेष्ठ जलवायु बोला था। तो अपना एक ब्रह्मास्त्र बन गया कि मालवा वाली या इधर वाली जो पेटी होती है या इस वाला जो एरिया होती है इसमें साधारण गर्मी और साधारण ठंडी पाई जाती है, एक ब्रह्मास्त्र बन गया अपना, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं अपन इधर पूर्वी वाले एरिया पे। ऑब्वियसली जैसे जैसे इधर आएंगे वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडी अधिक पड़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा वाला पर्वतीय एरिया भी इधर मेकल श्रेणी भी है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, ठंडी बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी और गर्मी साधारण रहेगी, ठीक है ना।
सबसे निकृष्ट जलवायु किधर की रहती है, तो ये ग्वालियर वाले एरिया की और इधर की रहती है भैया। यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा अधिक गर्म रहती है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है ना। तो पहले अपन कहाँ से ट्रिक बना के कहाँ से चालक किया था, मालवा वाली से आती हुई क्या था, साधारण गर्म साधारण ठंड, ठीक है ना। फिर अपन कहाँ पे आ जाएंगे, उल्टा इस साइड आ जाएंगे, पूर्वी वाले पार्ट में, अपोजिट में। यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, गर्मी साधारण रहेगी लेकिन ठंडी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। फिर उत्तर के मैदान, ये ग्वालियर वाले इधर एरिया में जाएंगे तो यहाँ इधर वाले ऊपर वाले उत्तर में, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा अधिक रहेगी और ठंडी भी बहुत ज्यादा अधिक रहेगी, ठीक है ना। फिर नीचे जब आएंगे अपन नर्मदा घाटी से भी सतपुड़ा घाटी और ये दक्षिण वाला बुरहानपुर वाले एरिया में, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा अधिक रहेगी और ठंडी क्या रहेगी, साधारण रहेगी, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों तो क्या है, ऊपर ऊपर वाले, इधर वाले पश्चिमी वाले, साधारण गर्म साधारण ठंडा, अधिक गर्म अधिक ठंडा। बाकी दोनों कॉम्प्रोमाइज है, एक में ठंडा, एक में क्या आ जाएगी, ठंडी ज्यादा और एक में गर्मी ज्यादा। बाकी दूसरी जो छोड़ दी है वो क्या होती है, साधारण गर्म होती है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा तो अभी नीचे डिटेल पढ़ेंगे, फिर से एक बार पूरा पढ़ने के बाद एक बार फिर पढ़ेंगे तो तुम लोग को आ जाएगा समझ, ठीक है ना। बस एक चीज तो याद रख सकते हो ना कि मालवा की जलवायु जो होती है, गर्मी में साधारण गर्म होता है और ठंडी में साधारण ठंडा होता है, ठीक है ना। एक चीज बस याद रखो, फिर पूरा पढ़ेंगे, फिर स्टेबल पे आएंगे अगर समझ नहीं आया। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन मौसम में होता, मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, वायुमंडल का अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं और वायुमंडल में जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं उसको अपन कहते हैं जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो अपने से अंदर का पूछेगा ही नहीं कि क्या फलाना क्या ढिमका, अपने से बस पूछेगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना। तो मैंने जब अपन ने पिछली बार पढ़ा था तो पूरा मैंने इंडिया का मैप बना के बताया था, वर्ल्ड का मैप बनाया था, फिर भूमध्य रेखा बनाई थी, फिर कर्क रेखा बनाई थी, फिर कर्क रेखा बनाई थी, और तुम्हें बताया था मैंने कि यहाँ यहाँ जो एरिया होगा उसको अपन उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया बोलेंगे। इतनी पूरी राम गाथा सुनाई थी आधे एक घंटे की, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है अपना मध्य प्रदेश यहाँ के बीच में आता है, ये उष्ण कटिबंधीय वाले एरिया में आता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे वन भी अपन ने कैसे देखे थे, उष्ण कटिबंधीय पर्णवाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ऊपर चलेंगे तो शुष्क वाले, नीचे चलेंगे तो आर्द्र वाले, ऐसे अपन ने देखा था, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे बहती है पूरे मध्य प्रदेश में। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के आसपास वाले एरिया को उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। महाद्वीपी जलवायु मध्य प्रदेश के भू आविष्टित राज्य होने के कारण यहाँ पे महाद्वीपी जलवायु भी चलती है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश जलवायु क्षेत्र पर एक नजर डालेंगे, तो मैंने बोला था वो वाली जो टेबल है, अभी फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो सब सारे टॉपिक पढ़ने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। उत्तर का मैदान मतलब जो अपना ऊपर वाला पार्ट है, तो मैंने बताया था बहुत ज्यादा गर्म रहता है गर्मी में और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मालवा का पठार सम जलवायु, इतने सारे लोग कह के गए कि मालवा में रहना बेस्ट है, श्रेष्ठ जलवायु होती है, सामान्य गर्म सामान्य ठंडा, ठीक है ना। फिर आते हैं अपन सतपुड़ा वाला पर्वतीय क्षेत्र, ये गर्म तो सामान्य होता है, ठीक है ना, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा होता है। ओब्वियसली भैया विंध्य सतपुड़ा का पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में क्या होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब नर्मदा घाटी वाला एरिया जो नीचे रहेगा, ये बहुत ज्यादा गर्मी इसमें पड़ती है और ठंडा क्या रहता है, सामान्य रहता है। दो तो अपने को याद हो गए, दोनों में दोनों दोनों, एक में सामान्य गर्म सामान्य ठंडा है, एक में अधिक गर्म अधिक ठंडा है। बट नीचे वाले में लफड़ा है तो याद रख लेना, सतपुड़ा वाले में ठंडी ज्यादा है और क्या बोलते हैं, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में गर्मी ज्यादा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश जलवायु का विस्तृत वर्णन देखते हैं, तो उत्तर के मैदान की जलवायु पेटी अपन देखते हैं, मालवा पठार की पेटी जलवायु पेटी देखते हैं, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत वाली और नर्मदा घाटी, चार प्रकार के जो पार्ट अपन ने डिवाइड किए हैं उनकी अपन पेटी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उत्तरी मैदान क्षेत्र की जलवायु देखते हैं तो समुद्र सतह से दूर होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। कुछ नहीं याद रखना है, उत्तर का मैदान अपने को कहाँ पता है, सिर्फ एक लाइन रखना है, अधिक गर्म अधिक ठंडा, गर्मी में अधिक गर्म ठंडी में अधिक ठंडा, खत्म। मालवा का पठार सम होती है, क्यों होती है नहीं याद रखना भैया, चीनी यात्री फैयान ने इसको श्रेष्ठ जलवायु भी कहा है। इंदौर देवास उज्जैन सीहोर रतलाम ये सब क्षेत्र होते हैं आदर्श वलयीकरण, मालवा का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र यही वाला है, ठीक है ना। ओब्वियसली आदर्श जलवायु, मिट्टी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए विकास इसका अच्छा हो रहा है। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्यों, क्योंकि पर्वतीय एरिया है ना, पहाड़ है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म होता है लेकिन शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र कर्क रेखा के समीप होने के कारण नर्मदा घाटी वाले एरिया में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होता है किंतु शीत में सामान्य ठंडा रहता है। नर्मदापुरम
रीजन पूछ सकता है कि नर्मदा घाटी गर्म क्यों रहती है, क्योंकि वो कर्क रेखा के समीप है उसके सारे जिले, इसलिए वो गर्म होती है। नर्मदापुरम, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा इस क्षेत्र के प्रमुख शहर है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो लैंडलॉक स्टेट है अपना, चारों तरफ से भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ पे तापांतर अधिक पाया जाता है ना। एक तरफ अगर समंदर बंदर होता तो अच्छा मैनेज होता। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने के कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होती है, तो याद रखना कर्क रेखा के आसपास क्या होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पे ताप अधिक होता है। पर्वतों की स्थिति, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के कारण वर्षा का अधिक होना। भूमध्य रेखा से दूरी, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पठार एवं उच्च वच्च की अधिकता सम जलवायु बनाते हैं, कुछ याद नहीं रखना ज्यादा अपने को क्यों क्यों है। अब आते हैं वर्षा, इतनी बार पढ़ चुके हैं वर्षा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं भैया अपन। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती हैं, जो भी होती हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम होती है, उत्तर पश्चिम अपन ने देखा था भैया, बार बार ये मध्य प्रदेश के मैप इसी में देख लेते हैं। जब इधर से इधर चलते हैं तो क्या होती है, वर्षा अधिक होने लगती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, यहाँ मंदसौर, नीमच, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इधर इधर क्या होती है, बहुत कम वर्षा होती है भैया। मिट्टी अच्छी है लेकिन वर्षा होती नहीं, ऐसा पड़ा था। और इधर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना, मेकल श्रेणी वाले में और पूर्वी वाले पार्ट में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ऐसा अपन ने देखा था। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती है। अपन मैंने जो बताया उसका उल्टा इसमें लिखा है कि इधर से इधर चलेंगे तो कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से होते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला। नहीं पूछेगा, अपने से पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, क्योंकि जिले में तो अलग अलग बारिश होती है ना। जैसे हमारा उज्जैन जिला है भैया, क्या बोलते हैं, बड़नगर जिले में बहुत कम बारिश होती है, और इधर आते तो तराना जिले में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ऐसा जिले से बता। तो जिला क्वेश्चन में आता है, स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश की औसत वायु कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर रटना है भैया अपने को। 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की क्या है, औसत वायु वर्षा है, बहुत बार अपन देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला है भिंड का गोहद है, जहाँ पे कितनी 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जहाँ पे 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा होता है, तो बालाघाट। ये याद रख सकते हैं भैया ना। औसतन वर्षा देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, बालाघाट। ऑब्वियसली इसलिए बालाघाट में सबसे ज्यादा क्या है, वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वर्षा भी इतनी ज्यादा हो रही है भैया, उगेंगे काटते भी नहीं। न्यूनतम वर्षा वाला जिला, औसत वर्षा वाला जिला भिंड है, भिंड दोनों में टॉप पे भैया। इसका गोहद सबसे कम वाला भी और वर्षा भी सबसे कम कहाँ होती है, भिंड में होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता देखते हैं, तो औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा होने को परिवर्तनशीलता कहलाते हैं। राज्य में औसत परिवर्तनशीलता का प्रतिशत कितना है, 19.5% औसत परिवर्तन था, ठीक है ना। एक साल ज्यादा वर्षा, एक साल कम वर्षा, उसकी जो परिवर्तनशीलता जो प्रतिशत बोलते हैं, तो लगभग 20% वर्षा जो होती है कम ज्यादा हो जाती है, मतलब अभी जितनी हुई है उस अगले साल 20% ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा है। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व और पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ती रहती है। राज्य में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए परिवर्तनशीलता कम है। राज्य में उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है, फलस्वरूप परिवर्तनशीलता अधिक, पता ही है अपने को, ठीक है ना। पट्टीवाड़ा नहीं याद रखना। मौसम कैलेंडर ये भी नहीं याद रखना भैया, कब कब गर्मी सबको पता है भैया, बस एक द्वितीय मावठा, मावठा होगा ना, हाँ ये याद रखना भैया, मध्य प्रदेश मावठे के लिए बड़ा फेमस है। तो मावठा कब होता है मध्य प्रदेश में, नवंबर दिसंबर में गिरता है मावठा, ठीक है ना। चने पकाने वाला बोलते हैं ना इसको, चने जब बोते हैं और जो आता है, तो मावठा कब गिरता है मध्य प्रदेश में, नवंबर दिसंबर में। बाकी सब तुम्हें पता है, जनवरी न्यूनतम तापमान, फरवरी में शीत ऋतु की समाप्ति, ग्रीष्म शुरुआत, मार्च में सर्वाधिक तापांतर कब होता है, मार्च में, मतलब यहाँ पे रहता है 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर मार्च के स्टार्टिंग में, और मार्च के एंड में आते आते 35-40 तक छू लेता है, ठीक है ना। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में अभी 44 डिग्री था भैया वाराणसी का तापमान, है ना, कहीं कहीं तो 47 भी चल रहा है, इस बार 50 छुएगा। मई में सर्वाधिक गर्म महीना अभी आने वाला भैया, लू चलेगी, है ना। जून में फिर ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन हो जाएगा, हल्की हल्की बारिश बारिश होगी, हवा हवा चलेगी, आंधी तूफान। सितंबर अक्टूबर में द्वितीय गर्मी, और नवंबर दिसंबर में मावठा आ जाएगा। मध्य प्रदेश में तापमान, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा भैया, देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे होता है, मई माह में होता है, कोई भी बता देगा भैया सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है, मई में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी महीने में होता है, ठीक है भैया, छुट्टियां भी पड़ती थी बस स्कूल में जनवरी की। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर, ये वाला याद रखना भैया, तापांतर मैंने बता दिया क्या है। मार्च जब शुरू होता है तो 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर औसतन रहता है, लेकिन जब मार्च एंड होता है तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस वो होता है।
सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा भैया? गंज बसोदा। याद रखना भैया, सबसे ज्यादा गर्म मध्य प्रदेश में औसतन अगर हर साल देखा जाए, वैसे रिकॉर्ड दर्ज है खजुराहो के नाम पे 49, पर एक ही साल है लगातार अगर देखा जाए तो औसत तापमान वाला कौन सा स्थान है? तो गंज बसोदा है, ठीक है ना। गंज बसोदा में बहुत गर्मी पड़ती है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है गंज बसोदा में। याद रख लेना, गर्मी से गंजे हो गए ना, इसलिए उसका नाम ही है गंज बासोदा। क्यों है उसका नाम गंज बासोदा? क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है गंज बासोदा। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पे? इंदौर में स्थित है, इंपोर्टेंट है भैया। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला है, अपने को ऋतु नापने वाली, वो कहाँ पे? इंदौर में। उज्जैन में भी एक वेधशाला है पर उसका नाम नहीं दे रखा भैया। चलो, फिर सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर में बढ़ता है, पता है भैया अपने को, है ना, कि ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान रहता है, जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश में मानचित्र रेखा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समताप रेखा। पिछले साल आ गया है क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में, तो इस बार नहीं आएगा ना। ऐसा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जो समताप रेखा है वो कितने डिग्री पे है? तो 21.1 डिग्री है ना। तो जनवरी में 21.1 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। या समताप, ऐसा ही पूछा जाएगा कि समताप रेखा कितने डिग्री पे होती है। एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न था 21.10 डिग्री, ऐसा करके आता है। समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिणी दो पार्ट में डिवाइड करती है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। फिर एक आती है समदाब रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, तो पवनों की दिशा पश्चिम दक्षिण में पूर्व की ओर हो जाती है ना। 1000 मिलीबार याद रखना, नहीं याद रखोगे तो भी सिर्फ अपने समताप पूछा जाता है। समवर्षा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा कहते हैं। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। याद रख लेना भाई, समवर्षा 60 सेंटीमीटर, ये 21.1 नॉट और ये 1000 मिलीबार, ठीक है। कुछ नहीं याद हो तो सिर्फ समताप रेखा याद रखना। समताप रेखा कितनी है? 21.1 नॉट डिग्री सेल्सियस, या इतनी वाली होती है। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पे भैया? उज्जैन में। मैंने बोला था ना एक कुछ वेधशाला उज्जैन में भी है भैया, हम लोग घूमने जाते हैं। वेधशाला का निर्माण जयपुर के सवाई राजा मान जय सिंह ने करी थी, 1718 में उज्जैन में किया था, ठीक। जंतर मंतर कहाँ पे? उज्जैन में भैया। ऋतु वेधशाला कहाँ पे? इंदौर में। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में होने के कारण हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। कुछ नहीं, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठंड के समय में जो हल्की वर्षा होती है ना, इसी को मावठा कहते हैं मालवा लोक भाषा में, ठीक है ना। तो शीतकाल में, ठंड के समय में, नवंबर दिसंबर में उत्तरी पश्चिमी मैदानों के भाग में होने वाली जो हल्की वर्षा होती है उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है ना। यह वर्षा रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसा, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। मध्य प्रदेश में मानसून देखते हैं भैया, तो दो प्रकार के मानसून होते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कब होता है भैया? तो नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश होता है, इसको शीतकालीन मानसून कहते हैं। जो भी पश्चिमी विक्षोभ हो रहा था, यह मानसून गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि की फसलों के लिए लाभदायक होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। इस सोयाबीन की फसल के लिए इंपोर्टेंट, कोई कभी नहीं पूछेगा जिंदगी में, है ना, सबको पता है बच्चे बच्चे। बुंदेलखंड थोड़ा सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है अपना। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी फलान इनका नहीं पड़ा, याद रखना, इतने डिटेल में अपने को वो नहीं बनना है। चलो अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुएं, तेरी ऋतुएं, ऋतु। अब ऋतुओं सिर्फ इनके लोकल जो मध्य प्रदेश के नाम है ना, ये उनाला, सियाला, चौमासा, इस नाम से आ सकता है, क्वेश्चन बनेगा, बाकी तो सब बना लेते हैं भैया। ग्रीष्म ऋतु सबको पता है, फरवरी से लेकर जून तक होती है। सूर्य के उत्तरायण में होने से संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म होता है। मध्य प्रदेश के दैनिक तापमान में सबसे अधिक तापांतर मार्च महीने में होता है। सारे पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, है ना। ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापी वर्ग में आता है। इस ऋतु को उनाला नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु, जून से लेकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। जून में वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि सागरों कैसे आता है पता नहीं, बताया। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा, ये पूछ सकता है भैया। मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है वो कौन से मानसून के द्वारा होती है ना, तो दक्षिण पश्चिम, सबको पता है भैया, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा, अभी अपन ने देखा था
21.1 डिग्री जो होती है समताप रेखा है, और 60 सेंटीमीटर वाली जो है समवर्षा रेखा है, और क्या है 1000 मिलीबार वाली जो होती है समदाब रेखा है। ये तीनों सम वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूर्व और पश्चिमी भागों को समान वर्षा वाले पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होता है भैया? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ठंड चलती है भैया। 21.1 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीत ऋतु में रात के तापमान में गिरावट के कारण ऊंचे पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला या कोहरा बनता है। अपने इधर भी बनता है भैया वो तो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान जनवरी माह में उच्च वायु दाब होता है। याद रख लेना भैया, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान जो जनवरी महीना होता है उसमें जो वायु दाब होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर देखते हैं शीत ऋतु में वर्षा का कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे स्थानीय रूप से मावठ कहा जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना भैया, ये अक्टूबर नवंबर में जो होने वाली वर्षा होती है ना, इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसी को शीतकालीन वर्षा कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? महोट, मावठा, इसी को कहते हैं भैया। ठीक है ना। इस ऋतु को प्रदेश में सियाला नाम से जाना जाता है ना। ये चौमासा, उनाला, सियाला, ये मध्य प्रदेश के लोकल नाम है ना। मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं अपन, तो मध्य प्रदेश के लोकल नाम पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। ऋतु के महीने इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, अपने आयुर्वेद में यही तो पढ़ रहे हैं, इसको भी क्या पढ़ना। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण सबको पता है भैया, ये मालवा वाला जो एरिया होता है, औसत से यहाँ पे थोड़ी सी कम वर्षा होती है। अपना जो मालवा का एरिया है वहां पे औसत से कम वर्षा होती है, मैंने पढ़ाया है भैया। ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ये सूखे वाला है, निम्न वर्षा एरिया यहाँ पे होता है। ठीक है, निम्न वर्षा एरिया। फिर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे कैसी होती है? औसतन वर्षा होती है। 100 से लेके 125 से लेके ऐसे पढ़ते हैं ना। और ये वाला जो पचमढ़ी वाला एरिया होता है, ये वाला सतपुड़ा वाला, यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा होती है। देखा अपन ने जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था, वहां भी अपन ने देखा था। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा कैसी होगी? कम होगी। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वर्षा कैसी होगी? कम होगी। मतलब इसका उल्टा, इधर से इधर जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी, और इधर से इधर जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी। ठीक है। अब ये क्या लिखा है भैया? विद्वानों के अनुसार, चलो 2 पेज बस बचा है इसका, फिर खत्म करते हैं। विद्वानों के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण M.R. सुब्रमण्यन ने किया है, थार्नवेट के अनुसार और कोपेन के अनुसार। पूछा तो नहीं जाना चाहिए पर पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है। M.R. सुब्रमण्यम तथा टी, इनके अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? आर्द्र शुष्क, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। सारा नाम याद करने में पसीना छूट जाएगा। ठीक है। आर्द्र शुष्क ये कहाँ पाया जाता है भैया? मंदसौर, ये वाला आर्द्र शुष्क स्टेपी। रहने देते हैं भाई। रहने दे भाई, इसको इतना डिटेल कौन पढ़ेगा, कभी नहीं आएगा। ये कोपन के अगर पढ़ लेते, इसका कहीं क्वेश्चन, मैंने जब प्रश्न सोल्व कर रहा था ना तो इसका पेपर में क्वेश्चन देखा था मैंने। कोपेन कोगर क्या बोल कोपेन गीगर ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 पार्ट में बांटा है। एक होता है आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, और आर्द्र उष्ण शुष्क। छोड़ दे भाई, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो यूं छोड़ देंगे, एक आध क्वेश्चन छोड़ने का भी तो होता है। चलो थोड़े वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या क्या होता है। 21 जून 2025 को वराहमिहिर तारामंडल मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के डोंगला में स्थापित है। यह एक आधुनिक खगोलीय वेधशाला है। वराहमिहिर तारा जो तारा क्या बोलते हैं, एक खगोलीय वेधशाला है। उज्जैन में एक वेधशाला बनी गई है ना। वराहमिहिर तारामंडल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती है। सबसे गर्म दिन होता है उस दिन। लू प्राय ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली स्थानीय गर्म हवा को कहा जाता है। अभी लू चल रही भैया। एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर के राजा फलाना ढिमका अनुसंधान केंद्र, ये इंदौर की, इसको ऋतु वेधशाला बोलते हैं। राज्य में पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशाएं से आती हैं और राज्य के दक्षिण और ऊंचे भूभागों से टकराकर वर्षा कराती है। परिणाम स्वरूप बालाघाट में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व दिशा, पूर्वी भाग की जो दक्षिण पूर्व की मानसून हवाएं होती है, ये नीचे की ओर जाके वर्षा ज्यादा करवाती है, इतना याद रखना।
वर्षा के वितरण में पर्वत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए पचमढ़ी और मेकाल पठार में अधिक वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। वर्षा ऐसा नहीं है कि इधर से उधर, वर्षा को ज्यादा कराने के कारण क्या होते हैं, पर्वत में बड़ा रोल होता है। तो जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे ना, वहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। इसलिए पर्वतीय एरिया जो देख रहे थे ना, विंध्य सतपुड़ा वाले एरिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी भी थी और वो साधारण गर्म था। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च महीने में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ, वायु आर्द्रता, छोड़ो अपन को याद रखना, तापांतर सबसे ज्यादा कौन से महीने में रहता है, मार्च में रहता है। फिर राज्य में 80 से 90% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हाँ, ये क्वेश्चन अभी पेपर में अपन ने देखा था ना, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है। पूरी वर्षा का 80 से 90% जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मानसून का मतलब वही हवाएं गर्म चलती है, और ये होती है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 90% वर्षा होती है। शीतकाल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और शीतकाल बौछारों द्वारा वर्षा होती है, जिसे राज्य में महोट या मावठा कहा जाता है। फिर सामान्यतः जनवरी माह में 21.1 सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, समताप रेखा 21.1 सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में रात्रि का तापमान गिरने के से ऊंचे पठारी और पहाड़ी भागों में पाला या कोहरा गिरता है, जो चने और गेहूं की फसलों को पकाने का काम करता है। ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग अतितापी वर्ग में आता है, मेगा थर्मल एरिया में। उच्चतम औसत वर्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले जैसे बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पंचमढ़ी वाले क्षेत्र होते हैं ना, सबसे ज्यादा वर्षा, और ये वन भी सबसे ज्यादा बालाघाट में। और वर्षा जिले से पूछा अपन ने, देखा था बालाघाट में अच्छी खासी वर्षा होती है, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी देख लिया अपन ने भैया, 80 से 90% वर्षा जो मध्य प्रदेश की होती है, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही होती है। जुलाई माह में 1000 मिली बार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, और ये मध्य प्रदेश को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो तीन चीजें अपने को याद रखना है, 60 सेंटीमीटर की वर्षा सम वर्षा रेखा, 21.1 सेंटीग्रेड की समताप रेखा, और 1000 मिली बार की समदाब रेखा। जनवरी माह में 1000 मिली बार की समदाब रेखा पुनः मध्य प्रदेश को काटती है, किंतु हवा नहीं याद। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ये नहीं याद रखना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश, छोड़ो, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है अपने पास, ठीक है। ये क्या हो गया अपना मध्य प्रदेश का जो भूगोल वाला मेन पार्ट था, वो पढ़ लिया। एक दो पॉइंट और बचे होंगे, देख लेते हैं क्या क्या बचा है, देखना बहुत जरूरी है। भौगोलिक स्थिति हो गई, विस्तार हो गया, प्रमुख नदियां हो गई, पर्वत हो गई, जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज, कृषि हो गई, फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई की परियोजना। अब ये बचे हुए अपने ताप विद्युत परियोजना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, खनिज संस्करण। अच्छा, ये अपन ने उस पुस्तक में उस वाले यूनिट में दे रखे, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षर। अभी इतने को इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज, और जनसंख्या सेंसस। और ये अब ये पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक अपन, ठीक है। फिर भूगोल खत्म करेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था वाला पढ़ेंगे। चलो आज के लिए काफी है इतना, पीडीएफ बनाना पड़ेगा अन्यथा दूसरा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।